I'm properly audible and visible? Okay. So hello बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर वन ऑफ द ऑडिट का। सेकंड चैप्टर, इसकी वेटेज जो होती है वो है आपकी कम से कम 10 to 12 मार्क्स की परसेंट की वेटेज है इसके अंदर। जब मैं 10 to 12% की बात करी तो मैं मार्क्स का कोई भी लेना देना नहीं कर रही हूँ इसमें, ये आप प्लीज मेक श्योर कीजिए। बट क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में या केस स्टडी के फॉर्म में या नॉर्मल क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ऑडिट प्लानिंग। आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। सो देयर आर थ्री डिफरेंट वर्ड बच्चा लोग। तो यहाँ पे आपके थ्री डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे समझना है कि मैम ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ऑडिट प्लान क्या होता है और ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, ये आईसीए में आपके 34 चैप्टर का पेज 34 पेजेस का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑडिट प्लानिंग, और एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी। तो लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड, और उसके बाद जब है तो आपको वहां पे पता चलेगा कि ऑडिट इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको मेरा व्हाइट बोर्ड वगैरह सारी चीज विजिबल होगी। तो यहाँ पे आपकी ये रेगुलर क्लासेस चलती हैं, तो डोंट थिंक कि यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब समझेंगे कि ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब होता है। क्यों मतलब हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें मतलब समझ में आ गया तो हम आगे की चीजों को बहुत इजी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा सबसे पहले जो बात होती है वो इसमें से मैम बड़ा कौन सा है, क्या पहले कौन सा आता है, फिर मैम पहले कौन सा आने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम करेंगे। बेटा सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रैटेजी आती है। ठीक है, क्या आता है आपकी, स्ट्रैटेजी आती है। अब स्ट्रैटेजी के बाद आपका क्या आता है, प्लान आता है। ठीक है, और बाद में क्या होता है आपका, प्रोग्राम आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मैं लिख रही हूँ कि ये ऑडिट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये ऑडिट प्लान है और ये ऑडिट प्रोग्राम है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, एक मैं आपको बताती हूँ। ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब है आपका कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने सोचा है कि आपको इस बार सितंबर अटेम्प्ट देना है। आपने क्या सोचा है कि आपको सितंबर अटेम्प्ट देना है, बोथ ग्रुप्स के साथ देना है या कुछ ग्रुप्स के साथ देना है। तो ठीक है, आपने ये चीज आप अभी सोच रहे हो क्योंकि जुलाई से आपके 7 जुलाई से एग्जामिनेशन फॉर्म निकलने वाले हैं। तो आप अगर बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो कि यस मैम हमें तो अटेम्प्ट देना ही है, सितंबर अटेम्प्ट देना है, तो आपने क्या किया, आपने स्ट्रैटेजी बनाई। आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई कि सबसे पहले आपने क्या सोचा कि मैं किस तरीके से अब रिवीजन प्रिपेयर करूंगा, क्या मेरी सारी जो स्टडीज है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं किस तरीके से मॉक टेस्ट दूंगा अगर मेरे पास टाइम है या दूंगी, मैं कहाँ का सेंटर प्लान करूँ। तो आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ये मेरी स्ट्रैटेजी होने वाली है कि सबसे पहले मैं थियोरेटिकल फिनिश करूंगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल फिनिश करूंगा, लाइक दिस। अब आपने स्ट्रैटेजी के बाद जब आप स्ट्रैटेजी आपकी फुल फ्लेज बन गई, ठीक है, तो आपने क्या किया, प्लान बनाया। अब जब स्ट्रैटेजीज होती है आपने ओवरऑल एक रफली रफली क्या बना ली, ये स्ट्रैटेजी बना ली, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब स्ट्रैटेजी के बाद क्या होता है, जब आप डिटेल्ड में जाके उस चीज को फॉलो करते हैं। अब आपने क्या किया, डिटेल में गए तो भैया आपने क्या किया, प्लान किया। कैसे प्लान किया कि मैंने सबसे पहले देखा था कि मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स फिनिश करूंगा। अब थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी आपने प्लान किया कि मैम पहले मुझे कौन सा सब्जेक्ट फिनिश करना है और उसमें से भी कौन से चैप्टर मुझे फर्स्ट में फिनिश करने हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी ऑडिट प्लान के अंदर। ठीक है, और ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए या उस प्लान को रीचेक करने के लिए आपने क्या प्रोग्राम स्टैब्लिश किया। चलिए मैं आपको इसके एक एग्जांपल से बात करती हूँ कि मैम ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है, ऑडिट प्लान क्या है। फॉर एग्जांपल आप है XYZ लिमिटेड, एक्स वाई जी ऑडिटर फर्म है। ये कोई ऑडिटर फर्म है। तो इनकी जो ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है
इनको कोई भी इनको जो कोई भी ऑडिट मिलता है, सबसे पहले सपोज कीजिए कि इनको एक ऑडिट मिला, इन्हें एक ऑडिट मिला कि भैया इनको टेक्सटाइल टेक्सटाइल लिमिटेड का, कोई टेक्सटाइल कंपनी है, इनका इसको ऑडिट करना है। मेरी बात को दिमाग से अच्छे से समझना। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके ऑडिटर्स है, ऑडिट फर्म। तो भैया इनको एक ऑडिट मिला, ऑडिट में इन्होंने ऊपर को किया कि भैया किसका ऑडिट आने वाला है, इन्होंने कहा टेक्सटाइल का ऑडिट आने वाला है। तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। इन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि सबसे पहले हम एक एंगेजमेंट लेटर प्रिपेयर करेंगे, हम मैनेजमेंट से बात करेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट से बात करके हम वहां का टूर करेंगे। टूर का मतलब कि कंपनी क्या है, फैक्ट्री क्या है, ये इनकी स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये इस तरीके से ऑडिट करते हैं। टूर करने के बाद ये अपनी क्या करते हैं, ब्रांचेस को विजिट करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस आती है। उसके बाद ये अपने आर्टिकल्स भेजते हैं, आप जैसे, ठीक है, आर्टिकल भेजते हैं। और उसके बाद इनका जो सीए फाइनल पार्टनर होता है, जो पार्टनर होता है सीए का, तो वो आपको डिस्कस करके पूरी चीज बताता है। ये इनकी स्ट्रैटेजी में शामिल है, राइट। अब ये स्ट्रैटेजी में जो शामिल है, चाहे ये टेक्सटाइल है चाहे ये नॉर्मल है, तो इनका ये इनका मतलब एक तरीके से स्ट्रैटेजी रहती है कि हमें इस तरीके से ऑडिट करनी है, हमें इस तरीके से चलना है। वेरी गुड, समझ में आया, ठीक है। अब जो टेक्सटाइल लिमिटेड का बनाना हुआ था, ये अपने इसी स्ट्रैटेजीज में आगे बढ़ रहे हैं। और एक दो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की वजह से ये लोग स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस लेके आए, चाहे वो मॉडिफिकेशन करे, डिलीशन करे, एडिशन करे, राइट। अब इनके पास फाइनल हो गया टेक्सटाइल लिमिटेड का कि इनके पास ऑडिट आया है, इनको ऑडिट करना है। बेटा अब ये इस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज, इनको पता है हमारी स्ट्रैटेजीज में ये है, ये अब ऑडिट को प्लान करेंगे, एक्चुअली में ऑडिट को प्लान करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली में कैसे ऑडिट को प्लान करेंगे, एंगेजमेंट लेटर्स, ये सारी चीजें, ये तो नॉर्मल इनकी स्ट्रैटेजीज में। अभी एक्चुअली ऑडिट को प्लान करेंगे, ये मैनेजमेंट से बोलेंगे, ये अपना पूरा प्लान के साथ अपने एंगेजमेंट टीम को प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, ये एंगेजमेंट, ये ऑडिटर्स अपने एंगेजमेंट टीम को प्रिपेयर करेंगे। अब एंगेजमेंट ईटी, एंगेजमेंट टीम में कौन कौन होता है, सीनियर पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके आर्टिकल असिस्टेंट हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ठीक है। ये एंगेजमेंट टीम को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद ये असाइन करेंगे कि भैया आपने क्या किया, इस तरीके से आपकी ड्यूटी है, आपको कैश का चेक करना है, आपको इस तरीके से चेक करना है। ये पूरा ऑडिट प्लान को डिटेल्ड वे में क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऑलराइट, अब सीधा, अब ये ऑडिट प्लान के अंदर सारी चीज डिटेल्स आ गई। अब आता है आपका ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आपकी चेकलिस्ट बनती है, आपकी मतलब पर्टिकुलर कि आपने एक ऑडिट प्लान बनाया कि आप कैश को इस तरीके से चेक करेंगे। अब ये ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं कि भैया कैश को चेक करना है तो कितने आर्टिकल लगेंगे, कितने दिन में कंप्लीट होगा वो कैश का ऑडिट, क्या क्या क्वेश्चन आए रहेंगे। तो समझ में आया आपको तीनों में डिफरेंस के ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है। ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है नॉर्मली सबके लिए इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई बिजनेस आ जाता है तो ये एडिशन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ऑडिट प्लान क्या होता है, एक अहम हिस्सा होता है कि जिसके अंदर ये थरली जाके प्लान करते हैं कि मैं हमें इस तरीके से प्लान करना है बैठ के। ऑडिट प्रोग्राम में क्या होता है कि प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। हर एक ऑडिट का अलग ऑडिट प्रोग्राम होता है। स्ट्रैटेजी सेम हो सकती है, लेकिन हर एक ऑडिट प्रोग्राम अलग हो सकता है। क्यों, ऑडिट प्रोग्राम में हो सकता है आर्टिकल ए को भेजा जा रहा है, ऑडिट प्रोग्राम जो दूसरी कंपनी का है उसमें आर्टिकल बी को भेजा जा रहा है। तो आपको कुल मिला के ये बात समझ में आई कि ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, ऑडिट प्लान का मतलब क्या होता है, और ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आप इस बात को क्लियर कीजिए पहले, ठीक है। अब चलते हैं आपके मॉड्यूल की तरफ, ठीक है। आपका मॉड्यूल ये जो क्या कह रहा है वो चलते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है, आपके इंस्टीट्यूट ने एक चीज दे रखी है, प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स। एक प्लानिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है। दोस्तों जो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो सबके लिए हो सकती है, सारे ऑडिट्स के लिए स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप चाहें तो एडिशन डिलीशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑडिट। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बाद आता है डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। आपको क्या प्लान करना है, आपको ऑडिट प्लान को डेवलप करना है, ऑलराइट। फिर है, अब अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे आ जाइए, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू
enable him to conduct an effective, तो ये जो bold letters लिख रहे हैं, these are the keywords, effective audit in an efficient and timely manner। भैया आपका जो ऑडिट आप कर रहे हो वो ऑडिट इफेक्टिव होना चाहिए, एज वेल एज एफिशिएंट होना चाहिए और टाइमली मैनर में कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल सी बात है, तुम्हें आता सब कुछ है, एग्जाम में बड़े अच्छे तो धुरंधर मार के आ रहे हो, लेकिन अगर टाइम पे पेपर खत्म नहीं कराए तो ऐसा क्या फायदा, तुम्हारे उस चीज का क्या फायदा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताइए कि यस मैम मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑडिट प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। तुम्हारा जो ऑडिट प्लान होता है वो क्लाइंट की नॉलेज पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है भैया तुम्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नॉलेज है और तुम्हें पकड़ा दिया जाए भैया कौन सा ऑडिट भाई आईटी का, तो ऐसे नहीं कहना कि हम सीए हैं हम ऑडिटर है तो सबका ऑडिट करते हैं, तो लंगूर के हाथ में जो भी कहावत होती है, अदरक जो भी है वो मुझे पता नहीं है, वो फुलफिल हो जाएगी। तो आपको जो प्लान्स बनाने होते हैं वो क्लाइंट की नॉलेज के हिसाब से होने चाहिए। देखिए मैंने बोला स्ट्रैटेजी सेम हो सकती है लेकिन प्लान हमेशा डिफरेंट होगा, और इसी तरीके से प्रोग्राम भी आपका डिफरेंट होगा। Now plan should be further developed and revised and course of audit। अगर आपको लगता है कि आपके कोर्स में कुछ नेसेसरी कोई प्लानिंग आनी चाहिए, कोई कोर्स आने चाहिए और उस हिसाब से आप मतलब इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो आप उसको पर्टिकुलर चीज को चेंज कर सकते हैं। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, जो मेन टॉपिक है इसके अंदर। नाउ ये केस स्टडी, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट टू केस स्टडी। नाउ इसका जो ऐसे है चैप्टर 2 में जो ऐसे डील करता है वो करता है ऐसे 300 की सीरीज। ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट प्लान करते हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं ऐसे 300 में। नो वरीज, विल कवर आल्सो ऐसे 300। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये एग्जाम में, व्हाई प्लानिंग ऑफ ऑडिट इज नेसेसरी। भैया तुम लोग भी तो प्लान करके पढ़ रहे हो ना, क्यों प्लान कर रहे हो? तो प्लानिंग इज एन बेस फॉर एवरीथिंग। जब भी आप अगर अच्छे से करते हो, कहते हैं ना प्लानिंग टू फेल इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल, फेल टू प्लान। एक कहावत है वो आप याद रखिए, फेल्स टू प्लान, फेल्स टू प्लान, ओके, इज इक्वल टू प्लान्स टू प्लानिंग टू फेल। अगर आप अपने प्लान्स बनाने में कामयाब नहीं हुए तो आप अपने फेलियर की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आप लोगों पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ये आप लोगों पे भी एप्लीकेबल होता है कि भैया अगर आप अपना प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाए, तो अगर आप अपने प्लान्स पे फेल हो गए तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, आपने फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं, व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी। किसी भी ऑडिट को प्लान करना नेसेसरी क्यों होता है? तो सबसे पहले प्लानिंग इसलिए नेसेसरी होता है ताकि आप अपना ऑडिट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैरी कर पाए इन टाइमली मैनर। तो सबसे पहली बात है, ये आपका कीवर्ड होना चाहिए, प्लानिंग ऑफ ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट इफेक्टिवली। तो दोनों तीनों चीजें वर्ड सिंगुलर, प्लानिंग आउट एंड ऑड, प्लानिंग इज एन प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट योर ऑडिट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे इन अ टाइमली मैनर। अगर तीनों में से एक भी कंपोनेंट्स मिस हो गया तो आपकी ऑडिट एक इफेक्टिव रिजल्ट आपको नहीं देगी। नाउ एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल statement in several ways, helping the auditor to devote appropriate attention। भैया अगर ऑडिट प्लान नहीं करेगा ऑडिट, तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सा एरिया वीक है, कौन से एरिया में ज्यादा ऑडिट की जरूरत है। जैसे आप अगर प्लान नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में बेटा बहुत ज्यादा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। helping the auditor to identify and resolve the potential problems on timely basis पे उसको potential problem का पता चल जाता है। helping auditor to properly organize and manage the audit plan। तो I think so ये बहुत ही simple language में दे रखा है, तो इसकी एक रीडिंग जरूर लीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे मैम आप कवर नहीं कराओगे, बेटा अब मैं कवर आपको बता रही हूँ, वो मैं आपको करा रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत रीडिंग तो आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉड्यूल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आंसर्स कैसे लिख के आएंगे वो आप ही सोच सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ जो मुझे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको दे रखे हैं 6 benefits of planning: coordination with other auditor or expert, direction and supervision, appropriate attention to the important areas, selection of team members, efficient and effective audit, and identify to resolve the potential problem। All right,
क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेचर ऑफ प्लानिंग, अ कंटिन्यूअस एंड आइटरेटिव प्रोसेस। बहुत बार क्वेश्चन आया है और आता भी है कि भैया प्लानिंग क्या है। मैं आपको बताती हूँ प्लानिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। आपकी ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट एन डिस्क्रीट प्रोसेस। देखिए अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे दे दिया है, ऑडिट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेस ऑफ। अ डिस्क्रीट का मतलब होता है फिक्स के एक बार हो गया छुट्टी काम तमाम, नहीं भैया। प्लानिंग क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑडिट आया, आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग कर ली और बात खत्म कि हम तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्लानिंग ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, प्लानिंग करी ऑडिट की, लेकिन आप टाइम के साथ जैसा जैसा आपका ऑडिट वर्कफ्लो आगे बढ़ेगा आप उसको चेंज करते रहेंगे और कंटिन्यूअस प्लानिंग करते रहेंगे। ठीक है, so this is a false thing that planning is not a discrete phase of an audit, but rather it is a continual or iterative process that begins shortly after connection and completion of previous and continuous phase। भैया आपने एक चीज की प्लानिंग कर ली, एक चीज की आपने प्लानिंग करी, जैसे ही वो खत्म होता है तो आप उसकी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो उस ऑडिट से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ऑडिट से रिलेटेड हो। तो फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, प्लानिंग इंक्लूड्स the need for consideration prior to the audit, identification and assessment of the risk। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि भैया आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के सबसे पहले तो ये पता चल करना है कि इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, कितने चांसेस है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कंपनी के अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया है, भैया इसमें मिस स्टेटमेंट होने के कितने चांसेस है, रिस्क कितना है, चाहे वो फ्रॉड से रिलेटेड हो चाहे वो एरर से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले ऑडिटर का काम क्या होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एसेस करना पड़ता है। और आइडेंटिफाई वो एसेस कैसे करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा के। ठीक है, ओके, नाउ सच मैटर्स एनालिटिकल प्रोसीजर। तो मैं जैसे बात कर रही थी अपने प्रोसीजर्स को लगा के, अपने जर्नल अंडरस्टैंडिंग। भैया तो 5-6 साल की सीए की स्टडी कर रहे हो, तुम क्या डैश करोगे अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मैं किस तरीके से पता करूं कि भैया ऑडिट किस तरीके से करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का मतलब होता है जो चीज हाईली इंपॉर्टेंट है इंटेंट यूजर्स के लिए, भैया वो कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो भैया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होंगे आगे वाले एसेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी कंसर्न के लिए मैं बता देती हूँ। रिस्क असेसमेंट आरएपी प्रोसीजर्स क्या होते हैं भैया, जो ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो कि ऑडिटर परफॉर्म करता है। ठीक है, ये समझने के लिए कि भैया एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है, इन तीनों को जांच परखने के बाद ऑडिटर इन तीनों का इस्तेमाल करके ये देखता है कि भैया पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या उसको बनाने में कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, भैया कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट तो नहीं है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्या है, आरएपी प्रोसीजर्स। अब ये प्रोसीजर्स क्या होते हैं मैम, जैसे ऑब्जर्वेशन करना है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, इंक्वायरी करना है, ठीक है, रिकैलकुलेशन करना है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी आरएपी प्रोसीजर्स में। तो आई थिंक आपको बेटा ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ इन्वॉल्वमेंट। अब नेक्स्ट है बेटा इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अब की एंगेजमेंट टीम कौन मेंबर्स होते हैं जो आपके एक्चुअली में ऑडिट को अंजाम देते हैं। उसमें मेन ऑडिटर तो होगा, पार्टनर्स जिसे बोलते हैं, हो सकता है आपका आर्टिकल असिस्टेंट हो, या फिर हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हो सकते बट एमबीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, आपके भाई बंधु सीए सीएमएस हो सकते हैं। तो एंगेजमेंट पार्टनर, सबसे पहले तो एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स। एंगेजमेंट पार्टनर है जिसने ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो ऑडिट रिपोर्ट में साइन करेगा उसको बोलते हैं ईटी, एंगेजमेंट पार्टनर। और उसके साथ उसकी टीम और उसकी टीम के अंदर की मेंबर्स होते हैं, तो वो आप उन सबको प्रॉपरली इन्वॉल्व करता है एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट प्लानिंग में, कि भैया डिस्कशन होता है कि कौन कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन कौन क्या देखेगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें बेस्ड होती है उनके एक्सपीरियंस पे, उनकी एक्सपर्टाइज नॉलेज पे। नाउ डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट। अब ये जो ऊपर वाली प्लानिंग हुई है वो भैया ऑडिटर के ऑफिस में हो रही है,
लेकिन ऑडिटर के ऑफिस में होने के बाद ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट क्रक्स पे पहुंचे हैं वो सारी चीजें डिस्कस होंगी एंटिटी मैनेजमेंट, यानी जो उनके मैनेजमेंट है। अब एंटिटी के मैनेजमेंट में उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकता है, एंटिटी के मैनेजमेंट डायरेक्टर्स आ सकते हैं, मैनेजर्स आ सकते हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर आ सकते हैं। ये बेस्ड होता है कि एंटिटी का मैनेजमेंट क्या है। ये प्रॉपर लॉ और ऑडिट स्ट्रैटेजी डिस्कस होती है और ऑडिट प्लान डिस्कस होता है। कई केस में यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को वन इन द सेम थिंग माना गया है, और लिखा हुआ है बट वो और नहीं है। आप उनको पहले जनरल ऑडिट स्ट्रैटेजी बताएंगे, दिस इज हाउ वी गोइंग टू कंडक्ट एन ऑडिट फॉर एनी आइडेंटिटी एज पर आवर फर्म। नाउ देन यू हैव टू डिस्कस कि ये पर्टिकुलर ऑडिट प्लान आप लोगों के लिए है, आपकी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो अब तक की सारी बातें समझ में आए, क्या है, कैसा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड सेकंड होता है एंगेजमेंट आपकी प्लानिंग एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में बेटा क्या होता है कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी का मतलब स्टार्टिंग इनिशियल, सबसे पहले भैया ऑडिटर देखता है कि क्लाइंट का रिलेशनशिप शुड बी कंटिन्यू। भैया क्लाइंट किस तरीके से चाहता है, इंडिपेंडेंट है क्लाइंट या नहीं, उसके ऊपर वो तीन चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। सबसे पहले वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी क्लाइंट चाहता क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट चाहता है, रिकरिंग ऑडिट चाहता है, किस टाइप की ऑडिट चाहता है, वन टाइम चाहता है। सेकंड, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। हम आगे पढ़ेंगे कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस होती है, जो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर होती है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो भैया वो सारी चीजें फुलफिल हो रही है, कंप्लायंस हो रही है या नहीं। थर्ड वन इज एस्टेब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट, ये वाली एंगेजमेंट नहीं, जो एंगेजमेंट हुई है, जो रूल्स, जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई है भैया, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो बेटा ये सारी चीज होती है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में। नेक्स्ट आती है प्लानिंग एक्टिविटी। What do you understand by the planning activity? अब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट, सॉरी, अब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट के अंदर आपकी कई सारी चीजें इंक्लूड है जो कि बहुत डिटेल्स में दे रखा है, एंड वी गोइंग टू स्टडी कि प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट में क्या क्या चीज होती है। तो बेटा फर्स्ट है परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट बोलता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद योर एंगेजमेंट, विद योर ऑडिट प्लान, विद योर ऑडिट प्रोसीजर्स, तो मैं इस चीज को यहाँ पे एंड करता हूँ। तो भैया सबसे पहले आपको उसकी एक्सेप्टेंस लेनी है, आपको पूरा ऑडिट प्रोसीजर उसको समझाना है कि देखिए ये हमारा एंगेजमेंट लेटर है, इस तरीके से हम ऑडिट के कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी आपका न्यू क्लाइंट आएगा उसको तो समझाओगे, लेकिन जब भी आपका पुराना क्लाइंट आपसे दोबारा से ऑडिट कराएगा नेक्स्ट ईयर की, तो उसको भी आपको देखना है कि भैया वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो मैटर ऑफ इंटीग्रिटी सच एज प्रिंसिपल ऑनर्स एंड की मैनेजमेंट competence in engagement team to perform the audit engagement, ठीक है। An implication of the matters have been arising during current and the previous audit engagement we need to be considered। अगर पुराना ऑडिट है तो आज क्या चल रहा है और आज आप एज अ क्या आपकी प्लानिंग है, आपकी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है और पहले क्या थी, क्या उस पे आप दोनों पार्टी एग्री होते हो। दोनों पार्टी मतलब ऑडिटर और क्लाइंट, ओके। इवेलुएटिंग क्लाइंट विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, okay. The auditor should continuously evaluate compliance with ethical requirement independence। भैया सबसे पहले ऑडिटर को अपनी इंडिपेंडेंस देखनी है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त वाला इंडिपेंडेंस नहीं बेटा। इंडिपेंडेंस का मतलब है ऑडिटर अपने हिसाब से सही को सही बोल सकता है, गलत को गलत बोल सकता है। अगर उस पर किसी पर दबाव आ रहा है कि भैया तुम हमारी विशेष के हिसाब से तुम अपना ऑडिट करो, तो दैट्स नॉट कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर, वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं है। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं, एंगेजमेंट टीम भी इंडिपेंडेंट होके काम होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले ऑडिटर और उसकी एंगेजमेंट टीम को इंडिपेंडेंस थ्रेड्स देखने पड़ेंगे कि भैया क्या मेरे थ्रेड्स है। अब सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऑडिटर है, वो जो ऑडिटर ने किसी कंपनी का ऑडिट लिया है लेकिन वो उस कंपनी के बोझ तले दब रहा है, तो भैया क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें चेक होनी चाहिए। तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट में ये सारे तीनों पॉइंट्स चेक होते हैं।
थर्ड वन इज एस्टिब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुमने टर्म ऑफ एंगेजमेंट बनाया, जो चिट्ठा बनाया, भैया उसको समझाओ ना, इसमें मैंने क्या कस्में वादे कर रखा है। तो प्रीनमरी एंगेजमेंट में तीन चीजें इन्वॉल्व होती है कि भैया कि आप अपना, अगर आप पुराने क्लाइंट है तो आप अपना आगे ऑडिट कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। दूसरा, आपने इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिपेंडेंस कहीं थ्रेटिंग तो नहीं हो रहा है। और तीसरा क्या है कि भैया एंगेजमेंट लेटर्स को, एंगेजमेंट प्रोसेस को लेके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या नहीं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्लानिंग फेज में सेकंड आता है प्लानिंग एक्टिविटीज। अब प्लानिंग एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। सबसे पहला तो भैया ये हो गया ना, मिलना मिला आना हो गया, भाई शादी थी सबसे पहले भैया तुम राजी हमारा राजी ये सब। अब होता है एक्चुअली, तो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे भैया कि अब शादी करें कैसे, क्या करेंगे। स्ट्रैटेजी बन गई कि भैया इतने मंथ, इस मंथ में 2 महीने ले लेते हैं, 3 महीने लेते हैं। अब स्ट्रैटेजी बनने के बाद आप एक्चुअली में वो प्रोसेस करते हैं, भैया शॉपिंग कहाँ से करनी है, वेन्यू कहाँ बुक करना है, फलाना ढिमकाना, कौन सा फाइनल करना है। समझ में आ गया। तो प्रीनमरी एक्टिविटीज होने के बाद बच्चा लोग, नेक्स्ट है एस्टिब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आपका दे रखा है ओवरऑल स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन। ओवरऑल स्ट्रेटेजी सेट्स द स्कोप। स्कोप स्ट्रेटेजी करती है भैया तुम्हारी हमारी स्ट्रेटेजी क्या, हम ब्रांच में विजिट करेंगे, जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताया था। टाइमिंग क्या रहेगा, हम कितने मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे, डायरेक्शन फॉर द ऑडिट क्या रहेगी, ठीक है, और ऑडिट प्लान के हिसाब से हम किस तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जो डेवलप करता है वो कौन डेवलप करता है, वो ऑडिटर डेवलप करता है। और राइट, और ऑडिटर ही इसके डायरेक्शन देता है ताकि आगे जाके ऑडिट एक स्मूथ वे में, इंक्लूडिंग एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में और टाइमली में कंप्लीट हो सके। तो ये कुछ स्पेशल एरियाज है। क्या स्पेशल एरियाज है? The process of establishing overall strategy assists the auditor to determine अब overall audit को ओवरऑल स्ट्रैटेजी कैसे असिस्ट करती है, कौन कौन से मैटर में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट करती है। तो सबसे पहले 4 मैटर्स दे रखे हैं इसमें। फर्स्ट वन है द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज यूज ऑफ अप्रोक्सीमेटली एक्सपीरियंस टीम, हाई रिस्क। भैया ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसको पता चलता है ऑडिटर को कि कौन से रिसोर्सेज को कहाँ यूज करना है, कौन से मेंबर्स को यूज करना है, हाई रिस्क एरिया कौन सा है, लो रिस्क एरिया कौन सा है, कॉम्प्लेक्स मैटर कौन से है। द अमाउंट ऑफ रिसोर्स टू एलोकेट द स्पेसिफिक ऑडिट एरिया सच एज हाई टीम मेंबर्स असाइन ऑब्जर्व, ये सारी चीजें, बजट in hours to allocate the high risk areas when those resources are deployed का मतलब होता है लगना, such as whether as an interim audit stage, तो भैया कट ऑफ डेट्स पे लगाना है, कट ऑफ डेट्स होती है, या इंटरिम ऑडिट स्टेज पे लगाना है, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है इन प्रॉपर एफिशिएंट वे में, ऑफ साइट करना है, ऑन साइट करना है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने में और इम्पोर्टेंट होते हैं। Next step, beta, factors to be taken into consideration by auditor for establishing the overall audit strategy. Recording in progress. तो चलिए बच्चों लोग अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑडिटर को ध्यान में रखने होते हैं तब जब वो ऑडिट स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ऑडिटर को ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, ठीक है, जब वो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाता है तो बच्चों लोग सबसे पहला जो फैक्टर्स है ना बच्चों, वो होता है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट टू डिफाइन इट्स, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। तो देखो सबसे पहले बात है कि जो भी ऑडिटर एंगेजमेंट कर रहा है, मतलब एक अलग पर्सन के साथ, उसके साथ एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट कर रहा है, तो सबसे पहले वो अपना स्कोप देखेगा। स्कोप का मतलब क्या होता है कि उसका दायरा ऑडिट करने का कहाँ तक सीमित है। फॉर एग्जाम्पल तुमको टैक्स ऑडिट मिला हुआ है या तुम्हें लॉ ऑडिट मिला हुआ है, लेकिन तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में घुस रहे हो, या तुम्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिला हुआ है लेकिन तुम आईटी ऑडिट में घुस रहे हो, तो वो तुम्हें फाइनेंशियल ऑडिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फाइनेंशियल ऑडिट। जस्ट डोंट जंप और जस्ट डोंट पुट योर नोज इन दी आईटी ऑडिट। तो सबसे पहले तुम अपना दायरा बनाते हो। ऑडिट स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, लेकिन उसके ऑडिट स्ट्रैटेजी जब भी प्लान करोगे तो अपनी लिमिटेशन, अपना स्कोप देखोगे कि तुम्हारा स्कोप क्या है। अब स्कोप के अंदर भी क्या है कि भैया तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन का क्या करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाले हो, उसकी एफआरएफ क्या है, क्या वो बैंकिंग कंपनी है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी है, क्या वो शेड्यूल 6 वाली कंपनीज है, कौन सी कंपनी है।
सेकंड, उनका सेगमेंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस टू बी सेगमेंट, कि किसी कंपनी का, कई कंपनीज ऐसी होती है जिनका ऑडिट करने के लिए तुम्हें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, जैसे टेक्निकल पार्ट पे। तो भैया क्या वो टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल नॉलेज तुम्हें है, उस हिसाब से तुम अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी को क्या करोगे, ड्राफ्ट करोगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि बैंकिंग का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो भैया तुम्हारा स्कोप क्या होता है, और उसकी जो एफआरएफ है वो भी अलग है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आपको क्या बैलेंस शीट और वो प्रिपेयर करना पड़ता है। साथ साथ आपको एलएफआर रिपोर्ट पे करनी पड़ती है। तो भैया क्या क्या रेगुलेटर है, क्या क्या रिपोर्टिंग तुम्हें करनी है एज एन ऑडिटर, अगर तुम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। तो ऐसे 600 बोलता है कि भैया आपको प्रीवियस ऑडिटर्स के, अगर प्रीवियसली ऑडिटर कर रहे हैं और आप एक नए ऑडिटर हो किसी कंपनी के, तो उसके प्रीवियस ऑडिटर के आपको ऑडिट एविडेंसेस यूज करने चाहिए ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के, राइट। अब बच्चे कुछ कहेंगे ना, लाइक मैडम अगर पहला ऑडिटर है, तो पहला ऑडिटर है तो ये पॉइंट तो एप्लीकेबल नहीं होगा ना बेटा। ओके, सेकंड बात है असर्टेन। आपने सारे एफआरएफ देख लिए, सारी उस जो आपको कंपनी मिले उसका पूरा प्रोटोकॉल देख लिया। नाउ नेक्स्ट है असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव टू मैनेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। भैया आपने सारी चीज समझ के, सेकंड जब आप एक ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटेजी करता है तो वो क्या पॉइंट कंसीडर करता है कि भैया आप अपने एंगेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट से सारी बातें क्लियर करोगे कि भैया कम्युनिकेशन क्या होगा, किस टाइम पे ऑडिट खत्म होगा, मंथली देंगे, ईयरली देंगे, वीकली देंगे, ठीक है। एक टाइम टेबल आपको बनाना है। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी मीटिंग्स है, मतलब मैनेजमेंट के साथ आपको मीटिंग्स कंडक्ट करनी है, ताकि आप अपने ऑडिट का वर्क और उनसे उनके मैनेजमेंट का रिव्यू ले सके, ठीक है। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन होगा, मेल के थ्रू होगा, फेस टू फेस होगा, मीटिंग पे होगा, टेलीफोनिकली होगा। एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टीम मेंबर, सिर्फ ऑडिटर के साथ नहीं भैया, टीम मेंबर्स के साथ भी किस तरीके से होगा। ये सारे पॉइंट कौन से कर रहे हैं बच्चा, ये बहुत सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जब एक ऑडिटर ऑडिट स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करता है तो क्या क्या चीजें उसके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसने ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फैक्टर दैट द ऑडिटर इज अ प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट। ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट। अब ऑडिटर, तुमने सीए पास कर लिया इसका मतलब नहीं है तुम पैर पे पैर धर के बैठ जाओगे चेयर पे। भैया आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपने एंगेजमेंट टीम को, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट की किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन करनी है। आपको सबसे पहले उनको बताना पड़ेगा कि क्या ट्रांजैक्शन आपको आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन मटेरियल है, कौन सा अकाउंट बैलेंस मटेरियल है, सेल का, परचेज का, क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपनी टीम को गाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेंगी, राइट। एग्जांपल दे रखे हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आपको डिटरमाइन करनी है। किस इंटरनल कंट्रोल के ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भैया 25,000 तक का जो डेली का कैश है वो कैशियर की साइन से निकल जाता है, तो भैया आपको देखना है कि उनका इंटरनल कंट्रोल वीक है। भैया ये 25,000 की लिमिट क्यों दे रखी है, जब इनका कैश की मतलब ट्रांजेक्शन ऐसी होती है, तो समझ पा रहे हैं, आपको वो सारी चीज कंसिडर करनी है, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चा लोग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चेंज, इंडस्ट्री के नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अभी एक कंपनी है ब्राजील, कौन सी कंपनी है आई डोंट नो, मतलब कंट्री है सॉरी, उसने 4 days अ वीक क्या करा है, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट मजदूर, हम जैसे कॉर्पोरेट मजदूर जो है 4 days अ वीक ही काम करेंगे, और आफ्टर 6 एम्प्लॉय को पूरा राइट है कि वो बॉसेस के फोन ना उठाए। 9 to 5 है आई थिंक, ऐसे ही है। तो यहाँ पे तुम फोन नहीं उठाओगे तो तुम्हारे घर के पिताजी पिताजी के नंबर पे कॉल आ जाएगा, माताश्री के नंबर पे कॉल आ जाएगा, ऐसा नहीं है वहाँ। तो भैया टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं, वो कंसिडर करने। 3 पॉइंट है, कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रीनमरी एंगेजमेंट। जो आपने अभी प्रीनमरी एंगेजमेंट करी थी कि उसका एफआरएफ क्या था, उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या था, और जो आपने अपनी नॉलेज से या पिछली ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ के जो भी जाना है, आप उसका रिजल्ट देखेंगे। भैया ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट है, क्या एफआरएफ है, क्या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, उसी हिसाब से आप क्या बनाएंगे, अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी को तैयार करेंगे। साउंड ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक बेहतरीन ऑडिट स्ट्रैटेजी। थर्ड है
असरटेनमेंट ऑफ नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। बेटा नेचर का मतलब है किस टाइप के रिसोर्सेज है, टाइमिंग का मतलब है किस टाइमिंग पे आपको जरूरत है, और एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक, मतलब किस वॉल्यूम के, किस क्वांटिटी के आपको टाइमिंग का जरूरत है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में नेक्स्ट फैक्टर क्या कंसिडर करना है कि आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखना है, कौन से रिसोर्सेज आपको क्या लगाने हैं। आपको अपने रिसोर्सेज का यह मतलब है आपको कौन सा एंगेजमेंट टीम मेंबर आपको कहाँ पे लगाना है, किस लेवल तक लगाना है, किसको बाहर ऑडिट के लिए भेजना है, किसको इंटरनल ऑडिट के लिए लिखना है। तो ये सारी चीजें, और भैया कहाँ पे आपको टाइम ज्यादा देना है, कि जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो आपको वहां पे टाइम कंसीडर करना है, ज्यादा देना है, ताकि आप ऑडिट स्ट्रेटजी प्लान कर सकें। तो कुल मिला के ये 5 चीजें हैं, जो 5 जो फैक्टर्स नहीं है, फैक्टर्स 4 हैं। ये कुछ चीजें हैं जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को बनाने के लिए ऑडिटर को अपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले स्कोप देखना है एंगेजमेंट का, कि क्या स्कोप है, उसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं हमें, फिर हमें सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देखने हैं, रिजल्ट्स देखना है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट का, और हमें नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कंसीडर करना है। देखिए इट्स ट्रू कि मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करा रही हूँ बिकॉज ऑफ आवर टाइम कॉन्स्टेंट्स। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी भी हैबिचुअल हैबिट बननी चाहिए। मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ आप उसको वीडियो को वहां पॉज कीजिए, अपना मॉड्यूल उठाइए और मॉड्यूल में से रीड आउट कीजिए। शॉर्टकट मेथड फॉलो मत कीजिए, लेकिन हाँ जो 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं वो शॉर्टकट मेथड फॉलो कर सकते हैं, उनका कोई भी मैं ये नहीं कह रही। नाउ क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, हाउ द ऑडिट स्ट्रेटजी वुड हैव टू द ऑडिटर। तो यहाँ पे ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर की किस तरीके से हेल्प करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग ऑडिटर एडिट ऑडिटर, ऑडिटर को ऑडिट प्लान करने में, बनाने में मदद करती है ऑडिट स्ट्रेटजी। सबसे बड़ी बात है, क्या मैम ये पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ इसमें क्रक्स निकाल के लिखना है, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर दो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग के 2 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्री नंबरी स्टार्टिंग की एंगेजमेंट एक्टिविटीज को कंसिडर करना है। सेकंड प्लानिंग एक्टिविटी प्लान करनी है। अब एक्टिविटी प्लान करोगे तो उसके 2 सेगमेंट है बेटा, एक ऑडिट स्ट्रेटजी प्लान करनी है, जब आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी प्लान हो जाएगी तभी आप ऑडिट प्लान करेंगे, ठीक है। अब मैं आप एक क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ। सीए कार्तिक इस प्लानिंग, कोई कार्तिक है अगर इस वीडियो को देख रहा है तो जरा कमेंट में जरूर कीजिएगा। सीए कार्तिक is planning for an audit of the company engaged in manufacturing of cosmetics. Consider nature and operation of the company has planned to include test of control of the company over a purchase, सेल्स एंड इन्वेंट्री। इन्होंने इस 3 चीजों पे कंट्रोल टेस्ट करने के लिए, यानी कि किस तरीके से काम करती है ये सोचा है कि हम चेक करेंगे। One fine day he reaches to the corporate office and asks manuals and required documentation for surprise element in the testing. He had never shared with management his intentions to carry out the procedure. Is the approach of Mr. Karthik proper? No, प्रॉपर नहीं है भाई। आप जाकर डायरेक्टली धक्का नहीं कर सकते। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब आप ऑडिट एंगेजमेंट बनाएंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो यू शुड कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट कि हमारा प्रोसेस क्या रहेगा। आप उनको डेट टाइम नहीं दे सकते कि हम इस टाइम पे धप्पा करेंगे, लेकिन आप कहो कि भैया धप्पे के लिए तैयार रहना, हम कभी भी आके धप्पा कर देंगे और तुमसे कुछ भी चीज मांग सकते हैं। लेकिन तुमने कभी वही नहीं कहा था, तुम सरप्राइज उसको करोगे तो बेटा ये कंसिडर नहीं होगा। इन दिस केस द अप्रोच ऑफ सीए कार्तिक इज इम्प्रॉपर। सीए कार्तिक शुड communicate this engagement procedure with the management। जब पहले ऑडिट अप्रोच, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए थी। राइट, क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स एन ओवरऑल अप्रोच, पूरी ओवरऑल अप्रोच करती है कि भैया हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप उस पढ़ाई में क्या करेंगे वो ऑडिट प्लान होता है, राइट। तो ऑडिट स्ट्रेटजी सेट अ ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच, द ऑडिट whereas ऑडिट प्लान एड्रेस द वेरियस मेंशन above in the ऑडिट स्ट्रेटजी। वही ऑडिट स्ट्रेटजी करेगी, हम ब्रांच में विजिट करेंगे, हम कंप्यूटर का यूज करेंगे, हम मेल भेजेंगे, ये ऑडिट स्ट्रेटजी है। लेकिन जब आप प्लान करोगे तो आप कहोगे कौन सी ब्रांच में कब विजिट करेंगे, कितनी बार विजिट करेंगे, मेल के थ्रू आप भेजेंगे तो आप कौन से मेल के थ्रू, मेल में भेज रहे हैं तो क्या चीजें अटैच करेंगे, पीडीएफ भेजेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, क्या चीज करेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। नाउ ओवरऑल एक और है, इसको आप रीड आउट करना। ऑडिट प्लान जो है मोर डिटेल वे में होता है, आप इसका डिफरेंस लिख सकते हैं देन ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है। प्लानिंग फॉर एन ऑडिट प्रोसीजर टेक्स ओवर अ कोर्स ऑफ थिंग एंड ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट है। आपकी स्ट्रैटेजी, आप प्लान को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। क्या हम स्ट्रैटेजीज को भी चेंज कर सकते हैं?
ठीक है, यस आप स्ट्रैटेजी को भी चेंज कर सकते हैं। वंस द ओवरऑल स्ट्रैटेजी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एन ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप्ड एड्रेस द वेरियस मैटर एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो कहने की बात है कि जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑडिट स्ट्रैटेजी में 3 चीजें लिखी हैं, आप उसको अपनी ऑडिट एंगेजमेंट, जो आपकी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे ऑडिट करानी है, उसके बिहाफ पे आपको एंगेज और स्ट्रैटेजी जो पॉइंट लिखे हैं आप उसको इलेबोरेट करके ऑडिट प्लान में लिखते हैं। राइट, समझ आया? इसकी टेक अ रीडिंग प्लीज बच्चों, रीडिंग जरूर लिया कीजिए। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये अप्रोच आपको कैसी लग रही है। ठीक है, ये आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, चेंजेस टू प्लान डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। क्या ये एप्लीकेबल है कि भैया ऑडिटर अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अपना प्लान चेंज कर सकता है? यस, ऑडिटर कर सकता है भैया। कुछ मिसस्टेटमेंट आ गई, कुछ चीज आ गई, अपना प्लान चेंज कर सकता है। द ऑडिटर शैल अपडेट and change the auditor audit strategy and the audit plan according to the course of audit। भैया अगर ऑडिटर को लगता है कि उसके सामने कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ रहे हैं और उसके अनएक्सपेक्टेड और साथ साथ ऑडिट एविडेंसेस कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से उसको अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंज लाना है, ऑडिट प्लान में चेंज आ रहा है, ही कैन डू सो विद अ प्रॉपर रीजन, और वो उसको क्या करेगा, मैनेजमेंट को डिस्कस करेगा। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट, ऑब्वियसली बात है। तो साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो भैया एंगेजमेंट टीम है भैया, अब मेरी एंगेजमेंट टीम है, मैं किसी का ऑडिट करती हूँ तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने सीए बन गई तो मैं चेयर पे आराम से बैठी हूँ। मुझे वहां पे अपनी एंगेजमेंट टीम को गाइड करना पड़ता है और मुझे बताना पड़ता है कि भैया साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंटिटी की, एरिया ऑफ ऑडिट क्या है, एक्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, और आपको किस तरीके से कौन कौन से मेंबर को क्या क्या ऑडिट पर परफॉर्म करना है, मैं उनको गाइड करती हूँ, सुपरवाइज करती हूँ। तो ये भी आपको करने की जरूरत है एज एन ऑडिटर। नेक्स्ट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है एक ऑडिटर को, एक पार्टनर को जो ऑडिट कर रहा है उसको क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। भैया उसको ऑडिट ओवरऑल स्ट्रैटेजी उसने बनाई है उसको वो लिखनी है, उसको ऑडिट प्लान लिखना है, और जो उसने अपने सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं चाहे ऑडिट प्लान में अभी हमने पढ़ा या स्ट्रैटेजी में, वो सारी चीजें लिखनी है और उसका रीजन लिखना है कि भैया पहले जब ये डिसाइड हुआ था तो चेंजेस क्यों किए। राइट, ये प्रॉपरली पूरी सारी चीजें एक ऑडिटर को अपनी ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। राइट, ओके। बाकी सारी चीजें हम ऑडिट ऐसे 300 में पढ़ेंगे। अब जो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑडिट प्रोग्राम। बच्चों ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी कर ली, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लान क्या होता है कि भैया कैश का ऑडिट हो गया, कैश में से भी इतने वॉल्यूम को आपने चेक किया, कैसे नहीं किया। ऑडिट प्रोग्राम जो बनाया जाता है वो ऑडिट और एंगेजमेंट टीम के बीच में बनाया जाता है। इसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता, जो कंपनी के मैनेजमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ रोल होता है ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो ऑडिटर और उसके एंगेजमेंट टीम के बीच में डिस्कस होता है रिगार्डिंग दैट ऑडिट, उसके ऑडिट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक वेरिफिकेशन स्टेप होता है। ऑडिट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स टू बी अप्लाइड। तो भैया वो अप्लाइड होता है कि भैया सारी चीजें एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर पे हो, ताकि आपका ऑडिट एफिशिएंटली कंडक्ट हो सके और टाइमली मैनर पे आपका हो सके। नाउ इन्वॉल्विंग वन ऑडिट प्लान, क्या आपका बहुत बार क्वेश्चन आया हर एक ऑडिट के लिए आप एक ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज एवरी बिजनेस का साइज अलग है, एवरी बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, एवरी बिजनेस का नेचर अलग है। तो अगर ऑडिटर के पास 10 ऑडिट है तो 10 ऑडिट प्रोग्राम होंगे। हालांकि स्ट्रैटेजी 70-80% मिल सकती है कि भैया पहले प्लान करना है फिर साइड करना है, लेकिन वो भी हर की अलग ही आप कंसिडर करेंगे। स्टेप सेम हो सकते हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी में, बट ऑडिट प्रोग्राम डिफरेंट होगा। नाउ द असिस्टेंस टू कीप एन ओपन माइंडेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है कि लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप। अब अगर आप ऑडिट आपका 6 महीने चलना है तो आपने 6 महीने बना लिए, 6 महीने बाद चेक करो तो ये तो बेवकूफी है ना। तो आपको पीरियोडिक रिव्यू ऑडिट का देना चाहिए। अब मैं पीरियड कौन डिसाइड करता है? पीरियड आपका ऑडिटर डिसाइड करता है। 1 वीक में, 1 डे में, 15 डेज में, एवरी फोरनाइट में भैया वो चेक करेगा। ये नहीं मैम, ये एवरी फोरनाइट क्या होता है? एवरी फोरनाइट होता है कि महीने के लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उसको फोरनाइट बोलते हैं, मतलब जो फ्राइडे आता है वो चीज है। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे आपका ये एक और टॉपिक है जो करेंगे, ये है आपका कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेप है, स्टे विद द स्कोप एंड लिमिटेशन प्रोग्राम। भैया जो आपके ऑडिट प्लान में आपकी लिमिटेशन असाइनमेंट है, आपको उसके उसी हिसाब से करना है। आपको रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, आपको सारे एविडेंस की चेकलिस्ट बनानी है कि कौन सा एविडेंस रिक्वायर होना था ऑडिट प्लान के हिसाब से, उसकी चेकलिस्ट बनानी है। फिर आपने देखना है कि वेरिफिकेशन प्रॉपर हुआ है नहीं, और ये देखना है कि जो ऑब्जेक्टिव, ये कौन देखेगा, ये ऑडिटर चेक करेगा किसके थ्रू, अपने एंगेजमेंट पार्टनर या खुद के थ्रू, कि भैया ये है। तो ये कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्लान है। इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है। 7 स्टेप को मिला के आपका क्या बनता है, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे बच्चा, अब एविडेंस कहाँ से पिक होते हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं मैडम कैसे एविडेंस पिक करते हैं ऑडिट प्रोग्राम ऑडिट करने के लिए। तो बेटा एविडेंस क्या होते हैं किसी कंपनी के, कि आपको कंपनी के बारे में पता चले। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में जाके देखो, फाइल्स पढ़ो, लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो मैनेजमेंट की, थर्ड पार्टीज के बारे में देखो, उनसे पूछताछ करो, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, इंटरनल कंट्रोल, मिनट्स पढ़ो, मीटिंग पढ़ो, रिपोर्ट्स पढ़ो, तो इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक्स चेक करो। तो ये सारी चीजें होती है जिसके थ्रू आप जान पाते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में कैसा चल रहा है। जैसे कि कैश इन हैंड का एग्जांपल दिया है, तो कैश इन हैंड अगर है तो आपको फिजिकली काउंट करना पड़ेगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लेज पे कर रखी है तो आपको बैंक का सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। कोई टैक्स रिटर्न जानी है तो टैक्स रिटर्न आपको देखनी पड़ेगी। ये डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, दैट इज सुपर इजी, ये आप लोगों को पढ़ना है ना। इसमें एक ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बताया, तो मैंने आपको बोला कि ऑडिट प्रोग्राम में क्या है, चेकलिस्ट बनती है, प्रॉपर चीज है कि भैया पहले ऑडिट प्रोग्राम प्लान में लिखा था कि आपने वाउच की सेल्स की, तो भैया यहाँ पे टिक मार्क करेगा ऑडिटर कि किस एक्सटेंट तक वाउच की, सैंपल क्या था, डन बाय किस पर्सन ने किया है। तो ये एक एग्जामिनेशन लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आपको मिला, अब ये एक केस स्टडीज है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस केस स्टडी को कीजिए, पढ़िए। और समरी है तो समरी पढ़िए। केस स्टडी को करके एक और मैं केस स्टडी का लेके आऊंगी। लेकिन कुल मिला के आपको समझ आ गया होगा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, और ऑडिट प्लान क्या है। तो कुल मिला के मैं एक छोटा सा समरी देती हूँ। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है कि जिसमें आप अपना, और एक ऑडिटर किस तरीके से ऑडिट आगे करते हैं वो सारी लिखा होता है। ऑडिट प्लान क्या है, ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेस पे ऑडिट प्लान बनाया जाता है, ठीक है। और ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम होता है कि आपने ऑडिट प्लान को ढंग से कंसीडर किया है या नहीं, वाउच इंस्पेक्शन। क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्रोग्राम चेंज हो सकता, प्लान चेंज हो सकते हैं, यस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एक्सटेंट साइज ऑफ द बिजनेस, वो एक्सटेंड हो सकते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, राइट। और ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए 7 आपके स्टेप्स है, एक केस स्टडी है। तो ये चीज थी हमने पढ़ी आज, तो क्विक रिवीजन है ये, और आपको समझ आ गया होगा। आई हाईली हाईली रिक्वेस्ट यू, मॉड्यूल को पढ़िए। अगर स्टिल कोई डाउट आता है तो अपना फीडबैक, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई विल आंसर टू ऑल योर डाउट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।